हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि इसके पहले वाली क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 को करा दिया गया था, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, और इसमें क्या बोला गया है कि एचसीएफ 306 657 बराबर 9। मतलब संख्या 306 और 657 का एचसीएफ जो है 9 दिया है। तो एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो मतलब संख्या 306 और 657 का एचसीएफ दिया गया है, और इसी संख्या का हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम अब देखिए कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए एक सूत्र था। अब हम ये नहीं करेंगे कि 306 लिखें फिर 657 लिखें फिर इसका अभाज्य गुणनखंड निकालें, फिर अभाज्य गुणनखंड निकालें, फिर देश भर के एकदम बहुत बड़ा होगा। तो इसके लिए हमें सिंपल सा एक सूत्र है का प्रयोग करेंगे, तुरंत आंसर। तो इसको देखिए, वो यह सूत्र क्वेश्चन नंबर 2 में था। तो ये सूत्र है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। यह सूत्र था हमारा, और इसी सूत्र में हमें सारा मान रखना है और तुरंत हमारा एलसीएम का मान निकल जाएगा। तो इसमें क्या बोला गया है, दो संख्याओं का गुणनफल। मतलब ये जो दो संख्याएं हैं इनका हमें गुणा करके आंसर निकालना है। इनका मतलब गुणनफल। तो इनका गुणा 306 गुणे 657 के बराबर एचसीएफ। तो इनका एचसीएफ है हमारा 9, फिर गुणा में एलसीएम जो हमें निकालना है। और एलसीएम में कितना कितना निकालना है, 306 का और है 657 का। अब और जब 306 और 657 का गुणा करेंगे तो आएगा हमारा आंसर 20, 10, 42। ये बहुत बड़ा जाएगा गुणा, इसलिए मैं पहले से ही निकाल लिया था। फिर यहाँ पे 9 गुणा एलसीएम 306 और 657 का। तो अब जब हमारा यह राइट हैंड साइड में 9 है, तो जब लेफ्ट में जाएगा यहाँ पे गुणा में है, और जब लेफ्ट में जाएगा तो भाग में हो जाएगा। जब पक्ष चेंज होता है, जब दाएं से बाएं में जाएगा या बाएं से दाएं में जाएगा, तब अगर साइन में है प्लस का तो माइनस हो जाएगा, अगर साइन है माइनस का तो प्लस हो जाएगा। अगर मगर भाग में है तो जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, कोई भी अंक रहे, और चर भी रहे तो भी वही होगा। और जब गुणा में रहेगा तो दूसरे पक्ष में जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखना। और जो पहले से पढ़े हैं उन्हें तो कुछ पता ही होगा इतना, ये तो एकदम बेसिक है। तो यहाँ पे 9 है गुणा में, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 20, 10, 42 बटे में 9। अब यहाँ बचा एलसीएम कितना, 306 और 657। तो जब इसको काटेंगे तो हमारा जाएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यहाँ से बचा 2, यहाँ पे गया तो हो गया 21, 9 दूनी 18, यहाँ से बचा 3 हो गया 30, 9 त्रिक 27। अब यहाँ से फिर बचा 3, यहाँ पर हो गया 34, तो 9 त्रिक 27, 9 चौको 36 हो जाएगा, 9 त्रिक 27, फिर 27, 27 से 3 4 7 बचा 72 हो गया, तो 9 8 72, 9 8 72। तो यहाँ पर हमारा बचा 22, 3 3 8 बराबर एलसीएम 306 का और 657 का। अगर हम थोड़ा सा इसको सीधे लिख दें, एलसीएम एलसीएम कितना कितना का, 306 और 657। इसका एलसीएम कितना है, 22,338। और ये रहा हमारा फाइनल आंसर।
आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो इसके आगे का क्वेश्चन अब हम देखते हैं अगली स्लाइड में। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें बोला गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n, मतलब प्राकृत संख्या जो हमारी है वो हमारी n है, के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब बताना है कि जो हमारी प्राकृत संख्या n है, अब इसके लिए जो इसके 6 घाते n है, तो जब हम 6 के घाते n का मान रखेंगे तो क्या जो 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 हमारी संख्या आएगी का उसका लास्ट अंक, मतलब कि इकाई का अंक 0 होगा। ये हमें जांच करके बताना है। तो हम करते हैं। तो n बराबर, तो प्राकृत संख्या हमारी n है, तो n का मान होगा 1 2 3 4 5, ऐसे से लेके पॉजिटिव अनंत तक होगा। यही होता है ना प्राकृतिक संख्या का मान। ये तो है प्राकृतिक संख्याएं। तो अब हम एक बार चेक करते हैं। n बराबर 1, 1 पर तो 6, तो 6, फिर n की जगह पर हम लिखेंगे 1, तो हो जाएगा 6। अब n बराबर, अब 2 पर चेक करते हैं, तो 6 के घाते 2, यानी 6 गुणे 6, 6 छवा के 36। अब एक बार n बराबर 3 पर चेक करते हैं, तो 6 के घाते 3, तो जाएगा 6 छवा के 36 छक्का 216। तो अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जब हम n का मान 1 रखे हैं, यहाँ पे n का मान 2 और n का मान 3, जब हम 6 के घाते n का मान 1 रखें तो आया हमारा आंसर 1। मतलब इसमें इकाई का अंक है, इसमें जो है इकाई अंक है तो 6 है। और जब 6 के घाते 2 रखें तो आगे हमारा 36, और इसमें भी इकाई का अंक है 6। अब यहाँ पे 6 के घाते 3 रखें तो मान आ गया हमारा 216। तो इसमें है जो संख्या के लास्ट में है इकाई का अंक है वो हमारा है 6। मतलब जब भी हम 6 के घाते प्राकृतिक संख्या रख रहे हैं तो उसका जो संख्या है, इससे जो संख्या हमारी बन रही है उसके लास्ट में आ रहा है हमारा 6, 0 तो नहीं आ रहा है। मतलब कि जो हम 6 के घाते n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो रही है। जब हम 6 का मान, जब हम n के मान 6 के घाते में कुछ भी रख रहे हैं तो 6 ही आ रहा है लास्ट में, संख्या के लास्ट में। यानी हम तो एक चीज़ तो क्लियर है कि ये जो 6 घाते n है ये संख्या हमारी 0 पर तो नहीं समाप्त होगी। अब 0 पर नहीं समाप्त होगी तो एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं कि कब समाप्त होगी 0 पे, कब। तो इसको हम देखते हैं, ले लेते हैं एक बार हम 10 20 और 30। अब इनके लास्ट में तो है 0, 10 के भी लास्ट में 0, 20 में 30 में भी 0 है। तो अब हम ये पता करेंगे कि कब संख्या के लास्ट में 0 होता है। तो अब इसके अभाज्य गुणनखंड से ही पता चलेगा। ये हमारा है 10, तो जब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 गुणा में 5। और जब 20, अब जब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 की घाते 2, 2 दूनी 4 25 20। और जब इसका 30 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी में 4, 4 3 12, 2 3 6 25 30, नहीं घाते 2 नहीं रहेगी, 2 3 6 25 30। ठीक, तो अब जब 10 का निकालें तो 2 और आया, अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5, और लास्ट में 0, इसके संख्या 0 पर समाप्त हो रही है ना ये। अब यहाँ पे 20 है तब भी आया 2 और 5, और यहाँ पे 30 है तब भी आया 2 3 5। मतलब अब तीनों में कॉमनली क्या आ रहा है, और कॉमनली अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहा है, 2 आ रहा है 5 आ रहा है, 2 और आ रहा है 5 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आया 5 आया, कॉमन यही आया। मतलब हम एक कह सकते हैं कि अगर किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आएगा तो उस संख्या के वह संख्या तो 0 पर समाप्त होगी कंफर्म। कोई भी संख्या ले लीजिए, अगर उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आ रहा है तो वह संख्या कंफर्म है कि 0 पर तो समाप्त होगी। तो अब हम 6 की घाते n संख्या का मान निकाल के देखते हैं क्या इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आ रहा है। अब यहाँ से तो पता ही चल गया है कि नहीं आएगा, बट हम क्वेश्चन बोला है तो उसके अनुसार हमें चलना है। तो अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 6 घाते n। तो इसको हम लिख सकते हैं
2 तिहाई 6 फिर पूरे घाते n, ऐसा तो लिख ही सकते हैं। अब जब पूरे की घाते n लगी है तो मतलब n एक बार 2 की घात में है और एक बार 3 की घात में है। 6 की घाते n एक बार 2 की घात में है, एक बार 3 की घात में है। अब देखिए यहाँ पे इसका अभाज्य गुणनखंड है 2 की घाते n, मतलब 6 की घाते n का अभाज्य गुणनखंड निकला हमारा 2 की घाते n, और एक निकला हमारा 6 की घाते n, 3 की घाते n। अगर यहीं पे हमारा 5 की घाते n अगर आ जाता, मतलब यहाँ पे आएगा नहीं, अगर मान लीजिए आ जाता, तब तो 2 और 5 हमारा मिल जाता। तब हम बोल सकते थे कि 6 घाते n संख्या 0 पर, अंक 0 पर समाप्त होगी। बट अब इसके अभाज्य गुणनखंड में 6 घाते n के अभाज्य के गुणनखंड में 2 की घाते n तो मिल गया, लेकिन 5 की घाते n नहीं मिला। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह संख्या हमारी 0 पर समाप्त नहीं होगी। यहाँ पे तो अभी बताया गया है कि यहाँ पे जो संख्या है देखिए 0 पे समाप्त हो रही है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 तो आ ही रहा है। तो अगर ये भी संख्या हमारी 6 घाते n अगर 0 पे समाप्त हो गई होती तो इसके घाते में 6 की अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 तो आता ही। तो हम इसको, चलिए अब इसको लिखेंगे कैसे। संख्या 6 घाते n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। अब क्यों नहीं? क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंडों में में 5 नहीं है। बस ऐसे ही हमारे सिंपल लैंग्वेज में लिखना है। तो अब इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। अब इसमें कहा गया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा में 13 प्लस 13 और 7 गुणा 5 गुणा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। अब भाज्य संख्या किन्हें कहते हैं? वे संख्याएं जिनका अभाज्य गुणनखंड में 2 अभाज्य गुणनखंड हों, एक को छोड़कर 2 अभाज्य गुणनखंड हों। जैसे 4 ले लीजिए हमारा, इसमें होगा 2 गुणा 2, 2 अभाज्य गुणनखंड है। और 3 ले लीजिए, इसमें है हमारा 3 ही अभाज्य गुणनखंड है। मतलब इसमें है 2 अभाज्य गुणनखंड, इसमें है सिर्फ 1 अभाज्य गुणनखंड। अब जिसमें 2 तो अभाज्य गुणनखंड होने ही चाहिए, 2 से भी अधिक भी हो सकते हैं, मतलब 2 होने ही चाहिए अभाज्य गुणनखंड, तो वह उसे संख्या को बोलेंगे हम भाज्य संख्या। और जिसमें अभाज्य गुणनखंड केवल 1 हो उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। अब जैसे ले लीजिए 10, तो हो जाएगा 2 गुणा में 5, तो 2 एक अभाज्य गुणनखंड है, एक अभाज्य संख्या है 2 और एक है 5, तो ये हमारी क्या है? भाज्य संख्या। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम संख्या लिखते हैं 7 गुणा 11 गुणे 13 प्लस में 13। एक संख्या ये हमारी है और एक संख्या हमारी है 7 गुणा 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1 प्लस के 5। तो अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, हम इसमें और इसमें, इस संख्या में और इस संख्या में कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन है हमारा 13।
तो यहाँ पे बचेगा 7 गुणे 11 प्लस में 1। यहाँ से 13, यहाँ से भी 13 निकला और यहाँ से भी 13 निकला। और जब ये कोई पूरा पूरा स्थान छोड़ के जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो यहाँ पे हो गया 13। यहाँ पे गुणा में है तो गुणे 11 7 77 प्लस 1 78, मतलब यहाँ पे आ गया 13 गुणे 78। अभाज्य संख्या में जो हमारी इससे जो संख्या में प्राप्त होगी वह हमारी दो भाग में देखो टूट चुकी है अभाज्य गुणनखंड में। इसके हैं 13 और 78 हैं अभाज्य गुणनखंड, ठीक, मतलब कि 2 अभाज्य गुणनखंड हैं। इसका मतलब तो जो इससे संख्या जो प्राप्त होगी वो तो भाज्य संख्या है। अब इसमें भी चेक करते हैं क्या ये भी भाज्य संख्या है, तो चेक करते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ से और एक 5, और इसमें कॉमन का रहा है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है, मतलब 5 कॉमन आ रहा है। तो 5 यहाँ से लेंगे कॉमन, तो बचेगा हमारा 7 गुणा में 6 गुणा 4 गुणा 3 2 1 प्लस, अब यहाँ से पूरा पूरा 5 गया तो यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे 5, तो यहाँ पे गुणा में गुणा 7 छक 42, नहीं तो ऐसे नहीं करते हैं। तो 2 1 कम 2, 2 3 6, 6 चौको 24, 24 और 1 25, 25 छक्का 25 चौकी 100, 25 25 छक्का 150 और 150 सत्ते का 150 105, 15 75 5 छक्का 90, 15 सत्ते 105 105। जब हमारा जीरो बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 1050, मतलब 1050 5 अच्छे से नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा। तो अब जो ये संख्या हमारी मिली है, अब जो ये संख्या है इसके अभाज्य गुणनखंड में दो अभाज्य गुणनखंड है। अब जब 2 अभाज्य गुणनखंड है मतलब इससे जो संख्या हमारी प्राप्त होगी वो भी हमारी भाज्य संख्या होगी। तो अब इसको हम लिखते हैं, आप लोगों को समझ में तो आ ही रहा होगा। तो अब लिखते हैं, इसको लिखेंगे कैसे, लिखना है अतः दी संख्याएं भाज्य हैं। अब क्यों है, क्योंकि इनके अभाज्य गुणनखंड दो हैं। ये नहीं कि 2 2 4 4 नहीं, मतलब 2 इसके हैं 2 इस संख्या के हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। यदि ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। थैंक यू।